दोस्तों ब्लेड नाम की ये जो मूवी है मार्वल स्टूडियो में, ये एक तरह से मार्वल की फ्रेंचाइजी में ये हमें देखने को मिल रही है बहुत जल्द। जो अनाउंसमेंट की गई है वो तो बहुत डिले है, लेकिन ये 2025 तक हमें देखने को मिल जाएगी। रिलीजिंग डेट इसकी फिक्स कर दी गई है। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। महेरशला अली बटा MHRL बटा MHURSHL एक का जन्म 16 फरवरी 1974 को महेरशला लालहाशबाज गिलमोर के रूप में हुआ, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2019 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं में स्थान दिया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से MFA की डिग्री हासिल करने के बाद अली ने टेलीविजन सीरीज क्रॉसिंग जॉर्डन 2001-02 और थ्रेट मैट्रिक्स 2003-04 में नियमित रूप से अपना करियर शुरू किया, इससे पहले कि वह साइंस फिक्शन सीरीज द 4400 2004-07 में रिचर्ड टायलर के रूप में अपनी सफल भूमिका निभा सकें। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका डेविड फिंचर निर्देशित फैंटेसी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 में थी। उन्होंने मूल द हंगर गेम्स फिल्म सीरीज की अंतिम 2 फिल्मों और हाउस ऑफ कार्ड्स में सहायक भूमिकाओं के लिए व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। अली ने ड्रामा मूनलाइट 2016 में ड्रग डीलर की भूमिका और कॉमेडी ड्रामा फिल्म ग्रीन बुक 2018 में डॉन शर्ली की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। वह एक ही श्रेणी में 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता है और कई अभिनय ऑस्कर जीतने वाले दूसरे अश्वेत अभिनेता है। 4 अली ने वी आर द ड्रीम द किड्स ऑफ द ओकलैंड MLK ऑरेटोरियल फेस्ट 2020 के कार्यकारी निर्माता के लिए उत्कृष्ट बच्चों के कार्यक्रम के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2019 में उन्होंने HBO एंथोलॉजी क्राइम सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन में एक परेशान पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और 2020 में उन्होंने हुलू कॉमेडी ड्रामा सीरीज रेमी के दूसरे सीजन में अभिनय किया। उन्हें दोनों प्रदर्शनों के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। अली ने नेटफ्लिक्स सीरीज ल्यूक केज 2016 के पहले सीजन में कॉर्नेल कॉटनमाउथ स्टोक्स की भूमिका भी निभाई है और एनिमेटेड फिल्मों स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 और स्पाइडरमैन एक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2023 में आरोन डेविस की आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन। अली का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में 16 फरवरी 1974 को विलिसिया गोइनेस और फिलिप गिलमोर के घर हुआ था। 5, 6, 7 उनका जन्म का नाम महेरशाह लशबाज से है, जो पैगंबर यशायाह के दूसरे बच्चे का नाम है। अध्याय 8 यशायाह की पुस्तक। 5 अली का पालनपोषण कैलिफोर्निया के हेवर्ड में एक ईसाई के रूप में उनकी मां ने किया, जो एक नियुक्त बैप्टिस्ट मंत्री थीं, जिनकी अपनी मां एविया गोइनेस खुद हेवर्ड में पाल्मासिया बैप्टिस्ट चर्च में एक नियुक्त मंत्री थीं। 5, 8, 9 उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया जब अली एक बच्चा था, एक नर्तक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए। 10 वह ब्रॉडवे पर दिखाई दिए। 9 और 1994 में उनकी मृत्यु हो गई। 5 शिक्षा। अली ने कैलिफोर्निया के मोरागा में सेंट मैरी कॉलेज ऑफ कैलिफोर्निया SMC में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 1996 में पहली पीढ़ी के कॉलेज छात्र के रूप में मास कम्युनिकेशन में डिग्री के साथ स्नातक किया। 8, 11 उन्होंने बास्केटबॉल छात्रवृत्ति के साथ SMC में प्रवेश लिया और SMC गेल्स के लिए खेलते समय हर्षल गिलमोर नाम से जाने गए। 12 टीम के एथलीटों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कारण वे खेल करियर के विचार से मोहभंग हो गए और अभिनय में रुचि विकसित की।
विशेष रूप से स्पंक के मंचन में भाग लेने के बाद, जिसने बाद में उन्हें स्नातक होने के बाद कैलिफोर्निया शेक्सपियर थिएटर में प्रशिक्षुता दिलाई। गैविन रिपोर्ट के लिए 1 साल तक काम करने के बाद उन्होंने टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्नातक अभिनय कार्यक्रम में दाखिला लिया। अली को पेशेवर रूप से उनके पूरे नाम महेरशला हाशबाज अली से 2001 से 2010 तक जाना जाता था, जब उन्हें महेरशला अली के रूप में श्रेय दिया जाने लगा। 8-13 अली ने कुछ समय के लिए अपना नाम छोटा करने पर विचार किया था। उनका कहना था कि अपना पूरा पहला नाम इस्तेमाल करना एक पागलपन वाली बात है, यह देखते हुए कि हम हॉलीवुड में हैं। हालांकि उन्हें इसे बदलने के लिए प्रबंधकों या एजेंटों द्वारा कभी दबाव नहीं डाला गया था। 13 उन्होंने अपने पहले नाम के छोटे संस्करण का उपयोग करने का फैसला किया, जब उन्हें बताया गया कि उनका पूरा नाम फिल्म द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स के पोस्टर पर फिट होने के लिए बहुत लंबा था। वह नहीं चाहते थे कि पोस्टर पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एम. अली का विकल्प हो, इसलिए उन्होंने अपने नाम का छोटा संस्करण अपनाने का फैसला किया। 13 उन्होंने अक्टूबर 2016 में वैनिटी फेयर को दिए एक साक्षात्कार में विस्तार से बताया, मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रमुख व्यक्ति बनने या वास्तव में इनमें से कुछ कहानियों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो दर्शकों के साथ एक रिश्ता विकसित करना होगा। लोगों को आपका नाम लेने में सक्षम होना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि कुछ शब्दांश एक अभिनेता के रूप में मेरे पूर्ण अनुभव के रास्ते में बाधा बने। 13 उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स में रेमी डेंटन, मार्वल के ल्यूक केज में कॉर्नेल स्टोक्स, द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 1 और द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 2 में कर्नल बोग्स और 2008 की फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में टीजी की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका थी। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में प्रीडेटर्स, द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स, फ्री स्टेट ऑफ जोन्स, हिडन फिगर्स शामिल है। ड्रामा फिल्म मूनलाइट 2016 में मेंटर और ड्रग डीलर जुआन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अली को आलोचकों से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, एसएजी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड जीता और गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 89वें अकादमी पुरस्कार में वह ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता थे। 2017 में अली वीडियो गेम मैडेन NFL 18 के स्टोरी मोर लॉन्गशॉट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने नायक डेविन के पिता कटर वेड की भूमिका निभाई। 15-16 उन्होंने 2018 की फिल्म ग्रीन बुक में डॉन शर्ली की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर 17 और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। 15 अली ने HBO सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के तीसरे सीजन में अरकांसस स्टेट पुलिस के जासूस वेन हेज की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 13 जनवरी 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 19 रॉटन टोमाटोज पर साइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है। महेरशला अली के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से प्रेरित ट्रू डिटेक्टिव का तीसरा सीजन वास्तविक दुनिया की घटनाओं की खोज करके ताज़ा परिप्रेक्ष्य पाता है, हालांकि यह रास्ते में श्रृंखला की कुछ आकर्षक विचित्रता खो देता है। 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अली। जुलाई 2019 में वार्षिक सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अली को उसी नाम की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म में अलौकिक सुपरहीरो ब्लेड की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जिसे पहले वेस्ली स्नेप्स ने निभाया था। 21 संगीत अली को 2000 के दशक के अंत में बे एरिया रिकॉर्डिंग लेबल हायरोग्लिफिक्स इंपेरियम में साइन किया गया था और उन्होंने प्रिंस अली के रूप में रैप संगीत रिकॉर्ड किया था। 22-2006 में उन्होंने अपना पहला एल्बम कॉर्नर एन्सेम्बल रिलीज किया। इसके बाद 2007 में कर्ब साइड सर्विस जारी की, लेकिन एल्बम को बढ़ावा देने के लिए दौरा नहीं किया,
इसके बजाय अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करना चुना। 2015 में अली रैप कलाकार हुस किंगपिन के एल्बम हाउस ऑफ कार्ड्स में दिखाई दिए और स्किट्स को अपनी आवाज दी और उनके मॉनिकर का उपयोग करते हुए हाउस ऑफ कार्ड गॉड्स नामक ट्रैक पर रैप किया। 2019 में उन्होंने कीथ मरे के एल्बम लॉर्ड ऑफ द मेटाफोर डो। व्यक्तिगत जीवन। अली ने 2000 में अहमदिया इस्लाम अपना लिया और अपना उपनाम गिलमोर से बदलकर अली रख लिया। साक्षात्कारों में उन्होंने 11 सितंबर के हमलों के बाद हवाई अड्डों और बैंकों में नस्लीय भेदभाव का विषय होने का वर्णन किया है। 25、26、27。 उनका विवाह अभिनेत्री और संगीतकार अमातुस सामीक्रीम से हुआ है। 28 उनकी पहली संतान, एक बेटी, फरवरी 2017 में पैदा हुई थी। 29、अली हिप हॉप के एक कट्टर प्रशंसक है और उन्होंने विभिन्न साक्षात्कारों में कहा है कि कैम्बट्टा, प्लेनेट एशिया, स्काईजू, ब्लू, का, रॉक मार्सियानो, माचहोमी, पिंक सिफू, फ्लाई अनाकिन और म्यूटेंट अकादमी, मिक जेंकिंस, सेज एलसेसर, अर्थ गैंग, बेनी द बुचर, कॉनवे द मशीन, वेस्टसाइड गन, हुस किंगपिन और स्मूवथ उनके पसंदीदा कलाकारों में से है। 30、अक्टूबर 2023 में अली ने आर्टिस्ट्स 4 सीजफायर पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2023 के इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम का आह्वान किया गया। 31 जनवरी 2024 में उन्होंने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो में फिलिस्तीनी कवि मोहम्मद अल-कुद्वा की कविता लॉन्गिंग फॉर हाइफा का पाठ करके गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए और अधिक समर्थन दिखाया और अपने अनुयायियों को अल-कुद्वा के धन उगाहने वाले अभियान में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि कवि और उनका परिवार गाजा पट्टी छोड़ सकें। फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिलर्मो डेल टोरो और डेविड एस गोयर ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम 2 एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थीं। इस चरित्र को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लिए लेखक मार्व वोल्फमैन और कलाकार जीन कोलन द्वारा 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला में सहायक चरित्र के रूप में बनाया गया था। कॉमिक में ब्लेड की मां को एक पिशाच ने काट लिया था जब वह ब्लेड के साथ प्रसव पीड़ा में थी, जिससे उसे पिशाच में बदलने से प्रतिरक्षा मिली। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बनाया गया और अपने मूवी समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। शीर्षक भूमिका में महेरशला अली के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की निरंतरता के भीतर एक रिबूट विकास में है। 2 स्नेप्स ने 2024 की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में चरित्र के रूप में एक कैमियो किया। फिल्में। पतली परत अमेरिका में रिलीज की तारीख निदेशक, पटकथा लेखक, निर्माता। ब्लेड 21 अगस्त 1998 स्टीफन नोरिंगटन, डेविड एस गोयर, पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजेलमैन। ब्लेड 2 22 मार्च 2002 गिलर्मो डेल टोरो, पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ली स्नेप्स और पैट्रिक पामर। ब्लेड ट्रिनिटी 8 दिसंबर 2004 डेविड एस गोयर, पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस। ब्लेड 1998। मुख्य लेख। ब्लेड 1998 फिल्म। ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी मां को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह व्हिस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी और हथियार विशेषज्ञ है। इस बीच शहरी अंडरवर्ल्ड में शुद्ध रक्त पिशाचों और उन लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है जो पहले इंसान थे लेकिन बदल गए।
ब्लेड को इस बात का पता चलता है और वह आगे की जांच करता है, जिससे रक्त देवता ला मागरा को बढ़ाने की साजिश का पता चलता है, जिसे उसे हर कीमत पर रोकना होगा। Blade 2 2002 मुख्य लेख ब्लेड 2 पिशाच समुदाय में एक दुर्लभ उत्परिवर्तन हुआ है। रीपर्स पिशाच है जो रक्तपिपासा से इतने ग्रस्त है कि वे पिशाचों के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करते हैं। जो पीड़ित बच जाते हैं उन्हें रीपर्स में बदल देते हैं। अब उनकी तेजी से बढ़ती आबादी पिशाचों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है और जल्द ही दुनिया में उनकी रक्तपिपासा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मनुष्य नहीं होंगे। ब्लेड, व्हिसलर और स्कर नामक एक शस्त्रागार विशेषज्ञ को शैडो काउंसिल द्वारा उत्सुकता से बुलाया जाता है। काउंसिल अनिच्छा से स्वीकार करती है कि वे एक गंभीर स्थिति में है और उन्हें ब्लेड की सहायता की आवश्यकता है। फिर ब्लेड ब्लडपैक के साथ गठबंधन में प्रवेश करता है, जो पिशाचों की एक कुलीन टीम है जिसे ब्लेड को हराने के लिए युद्ध के सभी तरीकों में प्रशिक्षित किया गया था। वे रीपर खतरे को खत्म करने में मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करेंगे। ब्लेड की टीम और ब्लडपैक ही एकमात्र रक्षा पंक्ति है जो रीपर आबादी को पिशाच और मानव आबादी को खत्म करने से रोक सकती है। ब्लेड, ट्रिनिटी 2004 मुख्य लेख ब्लेड, ट्रिनिटी श्रृंखला की अंतिम किस्त में पिशाच ब्लेड को एक मानव की हत्या के लिए फंसाने में सफल होते हैं, जो वास्तव में चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक परिचित प्राणी था। ब्लेड, जो अब जनता की नज़र में है और FBI द्वारा वांछित है, उसे पिशाच शिकारियों के मानव कबीले नाइट स्टॉकर्स के साथ सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्लेड, हैनिबल किंग और एबिगेल व्हिसलर डेनिका टेलोस की तलाश करते हैं, जो ड्रेक को खोजने और पुनर्जीवित करने में सफल रही है, जिसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, जो पहला पिशाच और अब तक का सबसे शक्तिशाली है। उसे रोकने के लिए ब्लेड को एक वायरस छोड़ना होगा जो सभी पिशाचों को मिटा देगा, लेकिन एक धामपीर होने के नाते उसे परिणामस्वरूप मरने की संभावना का भी सामना करना होगा। रद्द की गई परियोजनाएं। अक्टूबर 2008 में ब्लेड के निर्देशक स्टीफन नॉरिंगटन को ब्लेड के लिए एक प्रीक्वल त्रयी विकसित करने की पुष्टि की गई थी, जिसमें स्टीफन डोरफ ने डेकोन फ्रॉस्ट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया था। 3-4 हालांकि अगस्त 2012 तक ब्लेड के फिल्म अधिकार मार्वल स्टूडियो में वापस आ गए थे। 5 अक्टूबर 2016 में अंडरवर्ल्ड फिल्म श्रृंखला की स्टार केट बेकिंसले ने कहा कि फ्रेंचाइजी के बीच एक क्रॉसओवर फिल्म पर ब्लेड, ट्रिनिटी के सीक्वल के रूप में चर्चा की गई थी जिसमें स्नेप्स की वापसी होगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की योजना इस चरित्र को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पेश करने की थी। स्टीफन नॉरिंगटन, जन्म 1964, एक अंग्रेजी विशेष प्रभाव कलाकार और सेवानिवृत्त फिल्म निर्देशक है जो हॉरर और एक्शन शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक मूर्तिकार और मेकअप कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1980 और 90 के दशक की कई प्रसिद्ध, प्रभाव संचालित फिल्मों पर डिक स्मिथ, रिक बेकर और स्टेन विंस्टन के अधीन काम किया। उनके निर्देशन में कल्ट साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डेथ मशीन और कॉमिक बुक रूपांतरण ब्लेड और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन शामिल है। उन्होंने ब्लेड के वैकल्पिक अंत में माइकल मोर्बियस को चित्रित किया। आजीविका। नॉरिंगटन ने पहली बार फिल्मों में एक विशेष प्रभाव कलाकार के रूप में काम किया। ऐसा उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसमें एलियंस और स्प्लिट सेकंड फिल्मों पर काम शामिल था। निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत 1994 की फिल्म डेथ मशीन से हुई थी, लेकिन 1998 में ब्लेड का निर्देशन करने से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की सफलता के बावजूद उन्होंने सीक्वल का निर्देशन करने से मना कर दिया। उद्धरण वांछित, उन्होंने लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन 2003 का निर्देशन किया, जिसके दौरान उन्हें फिल्म के स्टार शॉन कॉनरी के साथ इतना मुश्किल समय हुआ
कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वह कभी भी दूसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। उद्धरण वांछित। बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया, हालांकि 2022 तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। नॉरिंगटन मूल रूप से डायमेंशन फिल्म्स के घोस्ट राइडर से जुड़े थे, इससे पहले कि इसे कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 2. उन्हें 1981 की फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स के रीमेक का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था, इससे पहले कि यह पद द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुइस लेट्रियर को दे दिया गया। 2008 में यह घोषणा की गई थी कि नॉरिंगटन द क्रो फ्रेंचाइज के रीबूट का निर्देशन करेंगे। 4. 2010 में यह बताया गया कि वह सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर द लॉस्ट पेट्रोल का निर्देशन और लेखन करेंगे, जिसे लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाएगा। 5. दिसंबर 2011 में नॉरिंगटन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि पिछले 1 साल से वह अनटाइटल्ड नॉरिंगटन शैली परियोजना 1 पर काम कर रहे थे, जो उस वर्ष की स्क्रिप्ट फ्रेंजी चुनौती के लिए अप्रैल 2008 में लिखी गई एक फीचर फिल्म स्क्रिप्ट पर आधारित थी। कार चेज पर केंद्रित, इसमें लाइव एक्शन फुटेज और ग्रीन स्क्रीन शॉट्स के लिए स्केल मॉडल दोनों को शामिल करने की बात कही गई थी। नॉरिंगटन ने खुलासा किया कि वह ज्यादातर काम खुद ही कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपनी 2001 की फिल्म द लास्ट मिनट में किया था। 2018 में ब्लेड के सहकलाकार स्टीफन डोरफ ने कहा कि नॉरिंगटन अपने घर पर लघुचित्रों के साथ एक फिल्म बना रहे थे। डोरफ को लगा कि इसे पूरा करने में उन्हें 1 और दशक लगेगा। 6. अधूरी परियोजनाएं। नॉरिंगटन ने अपने करियर के दौरान कई अधूरे प्रोजेक्ट किए हैं, जिन्हें यहां मोटे तौर पर कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। 20 साल से ज्यादा के करियर के दौरान उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है जो उनके निर्देशन में कभी प्री प्रोडक्शन चरण से आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें से कई का निर्माण उनके प्रोडक्शन छोड़ने के बाद हुआ। 1999 में नॉरिंगटन को उनकी 1998 की फिल्म की अगली कड़ी ब्लेड 2 का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी। 8. 9. उन्होंने इसे ठुकरा दिया, उद्धरण वांछित, और स्टूडियो ने इसके बजाय गिलर्मो डेल टोरो को काम पर रखा। 2001 में नॉरिंगटन को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित किए जाने से पहले डायमेंशन फिल्म्स के घोस्ट राइडर से जोड़ा गया था। 11. यह अंततः 2007 में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन मार्क स्टीवन जॉनसन ने किया था। 2001 में नॉरिंगटन ने घोषणा की कि वह द हैंड्स ऑफ शांगची, मास्टर ऑफ कुंग फू पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो मार्वल के चरित्र शांगची पर आधारित एक फिल्म रूपांतरण है। उन्होंने इसे एक वास्तविक ईमानदार मार्शल आर्ट फिल्म के रूप में वर्णित किया, न कि एक ऐसी फिल्म जिसमें केवल मार्शल आर्ट है। 2004 में यह घोषणा की गई कि एंग ली को निर्माता के रूप में लाया गया है। 2005 में यह घोषणा की गई कि स्टेन ली ड्रीमवर्क्स के लिए फिल्म का कार्यकारी निर्माण करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसमें ब्रूस मैककेना की पटकथा से यूएन वूपिंग निर्देशन करेंगे। 13. 2005 में एवी अराद ने कहा कि उन्हें लगा कि PG-13 रूपांतरण संभव है। 13. दिसंबर 2018 में शांगची के एक अलग फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई, जिसमें नॉरिंगटन के बिना डेविड कैलाहम की पटकथा थी। 15. 2002 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा अधिकार हासिल करने के कुछ समय बाद नॉरिंगटन को 1988 की फिल्म अकीरा के रीमेक का निर्देशन करने के लिए स्लेट किया गया था, जिसमें जेम्स रॉबिन्सन पटकथा लिखेंगे और डैन लिन निर्माता होंगे। 16. 17. नॉरिंगटन ने कनेडा और टेत्सुओ भाइयों को बनाकर इसे पश्चिमी दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की योजना बनाई। 2003 में बॉक्स ऑफिस पर द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के खराब प्रदर्शन के बाद, जिसमें नॉरिंगटन और रॉबिन्सन दोनों भी थे, परियोजना को रोक दिया गया था। 2003 में नॉरिंगटन की द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का उद्देश्य मूल कॉमिक बुक श्रृंखला में
अन्य शीर्षकों के आधार पर एक फिल्म फ्रेंचाइजी बनाना था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण सीक्वल के लिए बहुत कम उत्साह था। 2013 में सीक्वल को खत्म कर दिए जाने के बाद यह बताया गया कि फॉक्स माइकल ग्रीन के साथ लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के टेलीविजन संस्करण के लिए एक पायलट का आदेश दे रहा था। यदि परियोजना श्रृंखला में जाती, तो नॉरिंगटन और शोरनर इरविन स्टॉफ कार्यकारी निर्माता होते, न तो मूर और न ही ओनील श्रृंखला के निर्माता होंगे। 19 यह भी बताया गया था कि पायलट एपिसोड अभी भी प्रसारित किया जाएगा, भले ही फॉक्स श्रृंखला को हरी झंडी न दे। 20 टेलीविजन सीरीज के बंद होने की खबर आने के कुछ साल बाद ही 26 मई 2015 को द ट्रैकिंग बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि 20वीं सेंचुरी फॉक्स और डेविस एंटरटेनमेंट ने एक नई फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की उम्मीद के साथ एक रीबूट फिल्म विकसित करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निर्देशक की तलाश चल रही थी जो रीबूट को विकसित करने में मदद कर सके। 21 जॉन डेविस ने कोलाइडर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रीबूट एक महिला केंद्रित फिल्म होगी। 22 तब से कोई और घोषणा नहीं हुई है। 2007 में नॉरिंगटन को 1981 की फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स के रीमेक का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि वह इस परियोजना के लिए अपने निर्देशन के बारे में अनिश्चित थे क्योंकि वह मूल फिल्म के साथ बरे नहीं हुए थे। लुइस लेट्रियर, जो बरे हुए थे, ने उन्हें बदलने के बारे में अपने साझा एजेंट के माध्यम से उनसे संपर्क किया। लेट्रियर की फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। 3:23 2008 में यह घोषणा की गई थी कि नॉरिंगटन द क्रो फ्रेंचाइजी के रीबूट का निर्देशन करेंगे। 4 उन्होंने 2013 तक फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह एफ. जेवियर गुटिरेज ने ले ली। 24 जुलाई 2015 तक गुटिरेज ने इस परियोजना को छोड़ दिया था और उनकी जगह कोरिन हार्डी ने ले ली थी। 25 हार्डी ने भी 31 मई 2018 को इस परियोजना को छोड़ दिया, जिससे फिल्म अधर में लटक गई। 26 2010 में नॉरिंगटन सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर द लॉस्ट पेट्रोल का निर्देशन और लेखन करने जा रहे थे, जिसे लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाना था। ओ फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स 1994 मौत की मशीन हा संबंध करना 1998 ब्लेड नहीं एक हटाए गए दृश्य में माइकल मोर्बियस के रूप में कैमियो भी किया। 2001 अंतिम क्षण हा 2003 असाधारण सज्जनों की लीग नहीं मार्विन आर्थर वोल्फमैन 1 जन्म 13 मई 1946 एक अमेरिकी कॉमिक बुक और उपन्यास लेखक है। उन्होंने मार्वल कॉमिक्स की द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला पर काम किया, जिसके लिए उन्होंने और कलाकार जीन कोलन ने वैम्पायर स्लेयर ब्लेड बनाया, और डीसी कॉमिक्स की द न्यू टीन टाइटंस और जॉर्ज पेरेज के साथ क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स लिमिटेड सीरीज पर काम किया। वुल्फमैन द्वारा निर्मित या सहनिर्मित कई पात्रों में साइबॉर्ग, रेवेन, स्टारफायर, डेथस्ट्रोक, टिम ड्रेक, रोज विल्सन, नोवा, ब्लैक कैट, फोबिया, बुलसाई, विजिलेंटे, एड्रियन चेज, ओमेगा मैन और डिक ग्रेसन की नाइटविंग पहचान शामिल है। प्रारंभिक जीवन मार्व वोल्फमैन का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में पुलिस अधिकारी अबे और गृहिणी फे के बेटे के रूप में हुआ था। 3 उनकी एक बहन हैरियट, जो उनसे 12 साल बड़ी है। 3 जब वोल्फमैन 13 वर्ष के थे, तब उनका परिवार न्यूयॉर्क शहर के फ्लशिंग, क्वींस में चला गया, जहां उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 कार्टूनिस्ट बनने की उम्मीद में वह मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के हाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में चले गए। 5 वोल्फमैन यहूदी है। 6-7 आजीविका 1960 के दशक 1968 में डीसी कॉमिक्स में अपना पेशेवर कॉमिक्स करियर शुरू करने से पहले मार्विन वोल्फमैन फैंडम में सक्रिय थे। 8
वोल्फमैन स्टीफन किंग को प्रकाशित करने वाले पहले लोगों में से एक थे। वोल्फमैन की हॉरर फैंजीन स्टोरीज ऑफ सस्पेंस नंबर 2 1965 में इन ए हाफ वर्ल्ड ऑफ टेरर के साथ। यह किंग की पहली प्रकाशित कहानी आई वाज ए टीनेज ग्रेव रॉबर का संशोधित संस्करण था, जिसे उसी वर्ष फैंजीन कॉमिक्स रिव्यू के 4 मुद्दों, 3 प्रकाशित और 1 अप्रकाशित, में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। डीसी कॉमिक्स के लिए वोल्फमैन का पहला प्रकाशित काम ब्लैक हॉक नंबर 242 अगस्त से सितंबर 1968 में दिखाई दिया। 10 उन्होंने और लंबे समय के दोस्त लेन वेन ने शोकेस नंबर 78 नवंबर 1968 में वोल्फमैन द्वारा रचित और जो गिल द्वारा लिखित जॉनी डबल का किरदार बनाया। 11 दोनों ने टीन टाइटंस नंबर 18 दिसंबर 1968 में आई ऑफ द बीहोल्डर का सहलेखन किया, जो वेन का पहला पेशेवर कॉमिक्स क्रेडिट होगा। नील एडम्स को टीन टाइटंस की कहानी को फिर से लिखने और फिर से तैयार करने के लिए बुलाया गया था, जिसे वेन और वोल्फमैन ने लिखा था। टाइटंस फिट द बैटल ऑफ जेरिको शीर्षक वाली कहानी ने डीसी के पहले अफ्रीकी अमेरिकी सुपरहीरो को पेश किया होगा। वोल्फमैन और गिलकेन ने टीन टाइटंस नंबर 22 जुलाई से अगस्त 1969 में वंडर गर्ल के लिए एक मूल बनाया, जिसमें चरित्र की नई पोशाक पेश की गई। 1970 के दशक उन्होंने और कलाकार बर्नी राइटसन ने वियर्ड मिस्ट्री टेल्स नंबर 1 जुलाई से अगस्त 1972 में डेस्टिनी का सहनिर्माण किया, एक ऐसा चरित्र जिसे बाद में नील गैमन के काम में इस्तेमाल किया गया। 1972 में वुल्फमैन तत्कालीन संपादक रॉय थॉमस के शिष्य के रूप में मार्वल कॉमिक्स में चले गए। जब थॉमस ने पद छोड़ा तो वुल्फमैन ने अंतः संपादक का पद संभाला, शुरुआत में प्रकाशक की श्वेतश्याम पत्रिकाओं के प्रभारी, फिर अंत में कॉमिक्स की रंगीन लाइन। 15 वुल्फमैन ने 1981 में कहा कि मार्वल ने कभी भी श्वेतश्याम लाइन के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता नहीं दी। कोई भी खुद को कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्ध नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, हम किताबों को हैरी चेस्टर स्टूडियो सिक को सौंप देते थे और वे जो भी चिपकाते थे वही चिपकाते थे। मैंने पहला प्रोडक्शन स्टाफ बनाया, पहले लेआउट लोगों को काम पर रखा, पेस्टअप लोगों को। 16 वुल्फमैन ने लेखन में अधिक समय बिताने के लिए प्रधान संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया। 17 उन्होंने और कलाकार जीन कोलन ने द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला का निर्माण किया, जो एक डरावनी कॉमिक थी जो अब तक की सबसे अधिक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हॉरर थीम वाली कॉमिक पुस्तकों में से एक बन गई। 18-19 इस श्रृंखला पर अपने रन के दौरान उन्होंने ब्लेड बनाया। 20 एक ऐसा चरित्र जिसे बाद में अभिनेता वेस्ले स्नेप्स ने एक फिल्म त्रयी में चित्रित किया। इसके अलावा मार्वल के संपादकत्व ने इस तरह के उपनाम वाले लेखक को अपने संवर्ती राक्षस शीर्षक वेयरवोल्फ बाय नाइट में कुछ कहानियों का योगदान देने के अवसर का विरोध नहीं किया। एक चंचल संपादक की टिप्पणी के साथ आखिरकार वेयरवोल्फ एक वुल्फमैन द्वारा लिखा गया। 21 वोल्फमैन ने डेयरडेविल नंबर 131 मार्च 1976 में बुलसाई का सहनिर्माण किया। 22-23 उन्होंने और कलाकार जॉन बुसेमा ने उस चरित्र के पहले अंक में नोवा बनाया। 24 वोल्फमैन और गिलकेन ने एडगर राइस बरोज की बारसूम अवधारणाओं को मार्वल के जॉन कार्टर वारलॉर्ड ऑफ मार्स श्रृंखला में कॉमिक्स में रूपांतरित किया। 25 वोल्फमैन ने अंक संख्या 25 मार्च 1977 से शुरू करते हुए मार्वल 2-in-1 के 14 अंक लिखे। 26 स्पाइडर वुमन श्रृंखला अप्रैल 1978 में वोल्फमैन और कलाकार कारमाइन इन्फेंटिनो द्वारा शुरू की गई थी। 27 स्पाइडर वुमन पर पहले नियमित लेखक के रूप में। 28 वुल्फमैन ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के लेखक के रूप में लेन वेन की जगह ली और अपने पहले अंक नंबर 182 जुलाई 1978 में पीटर पार्कर ने मैरी जेन वॉटसन को शादी का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने अगले अंक में इनकार कर दिया। 29 वुल्फमैन और कीथ पोलार्ड ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 194 जुलाई 1979 में
पसंदीदा बदमाश ब्लैक कैट फेलिशिया हार्डी को पेश किया। 30. 1978 में वोल्फमैन और कलाकार एलन कुपरबर्ग ने हॉवर्ड द डक सिंडिकेटेड अखबार कॉमिक स्ट्रिप को अपने हाथ में ले लिया। 31-32 फैंटास्टिक फोर, जिसे वोल्फमैन ने अपना पसंदीदा कॉमिक बताया था, लिखते समय। 33-34 वोल्फमैन और जॉन बर्न ने नंबर 211 अक्टूबर 1979 में टेराक्स नामक गैलेक्टस के लिए एक नया हेराल्ड पेश किया। 35 वोल्फमैन और स्टीव डिट्को की एक गॉडजिला कहानी को मार्वल स्पॉटलाइट वॉल्यूम 2 नंबर 5 मार्च 1980 में प्रकाशित एक ड्रैगन लॉर्ड की कहानी में बदल दिया गया था। 36 जिस प्राणी से ड्रैगन लॉर्ड ने लड़ाई की थी उसका उद्देश्य गॉडजिला होना था, लेकिन चूंकि मार्वल के पास अब चरित्र के अधिकार नहीं थे, जो पिछले वर्ष समाप्त। एक दशक बाद वुल्फमैन ने फिर से कॉमिक्स लिखना शुरू किया, डेफेक्स की पटकथा लिखी, जो डेविल्स ड्यू प्रोडक्शंस के आफ्टरमैथ लाइन का प्रमुख शीर्षक था। उन्होंने डीसी के सीक्रेट फाइल्स का इन्फिनिट क्राइसिस अंक लिखा और द टीन टाइटंस के कई अंकों पर लेखक जियोफ जॉन्स से सलाह ली। वुल्फमैन ने क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स पर आधारित एक उपन्यास लिखा, लेकिन मूल कथानक का अनुसरण करने के बजाय उन्होंने बैरी एलन फ्लैश अभिनीत एक नई कहानी बनाई जो मूल क्राइसिस कहानी के दौरान होती है। वुल्फमैन ने फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स का उपन्यासीकरण लिखा और स्टैनली के पॉव एंटरटेनमेंट के लिए डायरेक्ट टू वीडियो एनिमेटेड फिल्म द कॉन्डोर पर काम किया। 72. 2006 में वोल्फमैन इम्पैक्ट कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स छाप से कोई संबंध नहीं के संपादकीय निदेशक थे, जो हाई स्कूल के छात्रों के लिए शैक्षिक मंगा शैली की कॉमिक्स का प्रकाशक था। उसी वर्ष अंक संख्या 125 से शुरू करके वोल्फमैन ने डीसी की नाइटविंग श्रृंखला लिखना शुरू किया। शुरू में 4 अंकों की रन के लिए निर्धारित, वोल्फमैन का रन 13 मुद्दों तक विस्तारित किया गया था और नंबर 137 के साथ समाप्त हुआ। अपने रन के दौरान वोल्फमैन ने एक नया विजिलेंट चरित्र पेश किया। नाइटविंग के पन्नों से वोल्फमैन के जाने के बाद विजिलेंट को उनके अपने अल्पकालिक शीर्षक में बदल दिया गया, जिसे वोल्फमैन ने लिखा था। उन्होंने टीन टाइटन रेवेन को अभिनीत एक मिनी सीरीज लिखी। 72 2010 के दशक 2011 में उन्होंने और पेरेज ने न्यू टीन टाइटंस गेम्स ग्राफिक उपन्यास पूरा किया, जिस पर उन्होंने 1980 के दशक के अंत में काम करना शुरू किया था। 73 वोल्फमैन ने 2012 में कलाकार टॉम मैंड्रेक के साथ अपनी नाइट फोर्स श्रृंखला को पुनर्जीवित किया। 74 उन्होंने वीडियो गेम एपिक मिकी 2 द पावर ऑफ 2 पर लेखन सलाहकार के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्हें वीडियो गेम लेखन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 75 2015 में वोल्फमैन ने वीडियो गेम बैटमैन अरखम नाइट का एक उपन्यास लिखा। 76 और 2016 में उन्होंने टाइटन बुक्स के माध्यम से सुसाइड स्क्वाड फिल्म का उपन्यास प्रकाशित किया। 77 उन्हें 2017 में हीरो इनिशिएटिव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उस वर्ष 1998 के बाद से मार्वल के लिए वुल्फमैन का पहला काम भी चिह्नित किया गया, बुलसाई 1 के लिए एक बैकअप कहानी, जिसमें 1976 में उनके द्वारा सहनिर्मित शीर्षक चरित्र था। 2019 में उन्होंने डीसी प्राइमल एज 100 पेज जायंट के लिए मुख्य कहानी लिखी। 78 इसके अलावा 2019 में डीसी ने बड़े आकार की 100 पृष्ठ की कॉमिक बुक मैन एंड सुपरमैन मार्व वोल्फमैन की सुपरमैन की मूल कहानी को फिर से प्रकाशित किया, जिसे उच्च प्रशंसा मिली। 79 80 2020 का दशक क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स एरोवर्स क्रॉसओवर के अवसर पर मार्व वोल्फमैन ने मार्क गुगेनहेम के साथ CW सीरीज एरो का एक एपिसोड लिखा, जो जनवरी 2020 में प्रसारित हुआ। 81 उन्होंने लीजेंड्स ऑफ टुमारो के एक एपिसोड में क्रॉसओवर फिनाले में एक कैमियो उपस्थिति भी की। 82 2021 में उन्होंने और जॉर्ज पेरेज ने टीन टाइटंस गो के 2 एपिसोड में
खुद के कार्टून संस्करणों को आवाज दी। 83 2023 में वुल्फमैन वन शॉट व्हाट इफ डार्क टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला के लिए मार्वल कॉमिक्स में लौट आया, जिसमें उसका चरित्र ब्लेड था। 84 अप्रैल 2024 में वुल्फमैन ने टॉम टेलर के साथ नाइटविंग के ऐतिहासिक 300वें अंक के अंतिम 2 पृष्ठों का सहलेखन किया। लेखन क्रेडिट अग्रणी। 1974 के न्यूयॉर्क सिटी कॉमिक आर्ट कन्वेंशन में मार्वल कॉमिक्स द मेथड एंड द मैडनेस पैनल पर वुल्फमैन ने दर्शकों को बताया कि जब उन्होंने पहली बार डीसी कॉमिक्स के लिए काम करना शुरू किया तो उन्हें डीसी की रहस्य पत्रिकाओं पर पहला लेखन क्रेडिट मिला। गेरी कॉनवे, जिन्होंने कहानियों के बीच हॉरर होस्ट इंटरस्टिशियल पेज लिखे, ने एक अंक हाउस ऑफ सीक्रेट्स वॉल्यूम 1 अंक 83 में लिखा कि अगली कहानी द स्टफ दैट ड्रीम्स आर मेड ऑफ उन्हें एक भटकते वुल्फमैन द्वारा सुनाई गई थी। कॉमिक्स कोड अथॉरिटी, जिसने उस समय वेयरवुल्फ या वुल्फमैन के उल्लेख की अनुमति नहीं दी थी, ने इसे हटाने की मांग की। डीसी ने अथॉरिटी को सूचित किया कि वुल्फमैन लेखक का अंतिम नाम था, इसलिए अथॉरिटी ने जोर देकर कहा कि उसे वुल्फमैन एक वास्तविक व्यक्ति दिखाने के लिए क्रेडिट दिया जाए। एक बार वुल्फमैन को क्रेडिट दिए जाने के बाद अन्य लेखकों ने भी उनकी मांग की। जल्द ही सभी लेखकों और कलाकारों को क्रेडिट दिए गए। 85 व्यक्तिगत जीवन 1980 में मार्वल के साथ विवाद के बाद वुल्फमैन डीसी में वापस आ गया। 15 पेंसिलर जॉर्ज पेरेज के साथ मिलकर वुल्फमैन ने डीसी कॉमिक्स प्रेजेंट्स नंबर 26 अक्टूबर 1980 में एक विशेष पूर्वावलोकन में डीसी के टीन टाइटंस को फिर से लॉन्च किया। 38 न्यू टीन टाइटंस ने वुल्फमैन पेरेज कृतियों रेवेन, स्टारफायर और साइबॉर्ग को पुरानी टीम के रॉबिन, वंडर गर्ल, किड फ्लैश और बीस्ट बॉय बदला हुआ चेंजलिंग में जोड़ा। यह श्रृंखला वर्षों में डीसी की पहली नई हिट बन गई। 39-40 क्रिस्टोफर जे प्रीस्ट ने डेथस्ट्रोक को एक और नए चरित्र, पहला आधुनिक सुपरविलेन कहा। 41 पहला पेरेज द्वारा पेंसिल किया गया था और कीबलर कंपनी द्वारा प्रायोजित था। 42 दूसरा रॉस एंड्रू द्वारा चित्रित किया गया था और अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग द्वारा लिखित था। 43 और तीसरा एड्रियन गोंजालेस द्वारा तैयार किया गया था और आईबीएम द्वारा वित्तपोषित था। 45 अगस्त 1984 में द न्यू टीन टाइटंस की दूसरी श्रृंखला वुल्फमैन और पेरेज द्वारा लॉन्च की गई थी। 46 1980 के दशक की शुरुआत में डीसी के लिए वुल्फमैन की अन्य परियोजनाओं में एक्शन कॉमिक्स में सुपरमैन फीचर पर एक रन पर कलाकार गिल केन के साथ सहयोग करना, कार्माइन इन्फेंटिनो के साथ हीरो 10-47 के लिए डायल एज का पुनरुद्धार, नाइट फोर्स का शुभारंभ, जीन कोलन द्वारा तैयार एक अलौकिक श्रृंखला 48 और जो स्टैटन के साथ ग्रीन लैंटर्न 10 पर लगभग 2 साल का रन। उस श्रृंखला पर उनके सहयोग के दौरान वुल्फमैन और स्टैटन ने ग्रीन लैंटर्न नंबर 141 जून 1981 में ओमेगा मैन बनाया। 49 वुल्फमैन ने संक्षेप में बैटमैन लिखा और अंक नंबर 331 जनवरी 1981 में इलेक्ट्रोक्यूशन का सहनिर्माण किया। 50 वुल्फमैन 1986 में डीसी चैलेंज सीमित श्रृंखला के योगदानकर्ताओं में से एक थे। 51 1985 में पेरेज के द न्यू टीन टाइटंस छोड़ने के बाद वुल्फमैन ने कई वर्षों तक अन्य सहयोगियों के साथ काम जारी रखा, जिसमें पेंसिलर जोस लुइस गार्सिया लोपेज, 52 एडुआर्डो बैरेटो और टॉम ग्रूमेट शामिल थे। दिसंबर 1986 में वुल्फमैन को मार्वल लेखक क्रिस क्लेरमोंट ने सूचित किया कि एक डीसी कार्यकारी ने एक हॉलिडे पार्टी में क्लेरमोंट से संपर्क किया था और उन्हें द न्यू टीन टाइटंस पर लेखक का पद देने की पेशकश की थी। 53 क्लेरमोंट ने तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वुल्फमैन से कहा कि जाहिर तौर पर प्रकाशक उन्हें शीर्षक पर बदलने के लिए देख रहा था। जब वुल्फमैन ने डीसी अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उन्हें बताया गया कि यह सिर्फ एक मजाक था। अनंत पृथ्वी पर संकट 1985 में वुल्फमैन और पेरेज ने क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स लॉन्च किया, जो कि 12 अंकों की सीमित श्रृंखला थी। 54
जो डीसी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाती थी। हजारों लोगों की कास्ट और ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर समय के अंत तक की समयरेखा की विशेषता के साथ इसने कई पात्रों को मार डाला, अन्य कंपनियों के कई नायकों को डीसी निरंतरता में एकीकृत किया और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए डीसी ब्रह्मांड के 50 साल के इतिहास को फिर से लिखा। क्राइसिस खत्म करने के बाद वुल्फमैन और पेरेज ने कंपनी के नए इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हिस्ट्री ऑफ द डीसी यूनिवर्स सीमित श्रृंखला का निर्माण किया। 55वुल्फमैन सुपरमैन लाइन के पुनः लॉन्च में भी शामिल थे। उन्होंने दुश्मन लेक्स लूथर को फिर से बनाया और शुरुआत में जेरी ऑडवे के साथ एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन शीर्षक की पटकथा लिखी। इस अवधि के दौरान उन्होंने बिब्बो बिब्बोव्स्की और प्रोफेसर एमिल हैमिल्टन को पेश किया। 56रेटिंग विवाद। वुल्फमैन प्रस्तावित रेटिंग प्रणाली को लेकर डीसी के साथ सार्वजनिक विवाद में पड़ गए। 57 जिसके कारण कंपनी ने उन्हें अपने संपादकीय कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। 58 डीसी ने वुल्फमैन को एक संपादक के रूप में बहाल करने की पेशकश की, बशर्ते कि वह रेटिंग प्रणाली की अपनी आलोचना को कंपनी के आंतरिक रखने के बजाय सार्वजनिक करने के लिए माफी मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 1990 के दशक। वुल्फमैन बैटमैन और डिटेक्टिव कॉमिक्स पर एक और संक्षिप्त रन के लिए डार्क नाइट में लौट आए। 10 बैटमैन ईयर 3 लिखते हुए, 59 रॉबिन 3 टिम ड्रेक, 60 के साथ साथ एब टॉयर, 61 और इलेक्ट्रोक्यूशन का एक नया संस्करण बनाते हुए, 62 और पहली बैटमैन कहानी का एक सालगिरह अनुकूलन लिखते हुए, जिसे 2 अन्य अनुकूलन और मूल के साथ मुद्रित किया गया था। 63 उन्होंने द न्यू टाइटन्स लेखक के रूप में जारी रखा और कलाकार टॉम ग्रूमेट के साथ श्रृंखला को पुनर्जीवित किया। 64 वुल्फमैन ने शीर्षक के अंतिम अंक तक श्रृंखला लिखी। 10 वुल्फमैन का कॉमिक्स के लिए लेखन कम हो गया क्योंकि उन्होंने एनिमेशन और टेलीविजन की ओर रुख किया, हालांकि उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में डीसी श्रृंखला द मैन कॉल्ड एक्स लिखी थी। 65डिज्नी कैरियर। 1990 के दशक की शुरुआत में वोल्फमैन ने डिज्नी कॉमिक्स में काम किया। उन्होंने 7 भाग वाली डकटेल्स कहानी स्क्रूज क्वेस्ट 66 के साथ साथ कई अन्य मिकी माउस ब्रह्मांड के पात्रों के साथ के लिए स्क्रिप्ट लिखी, जो मिकी माउस एडवेंचर्स में दिखाई दीं। वह प्रकाशन के शुरुआती वर्षों के लिए डिज्नी एडवेंचर्स पत्रिका पर कॉमिक्स अनुभाग के संपादक थे। 67मार्वल मुकदमा। 1997 में ब्लेड मोशन पिक्चर की आसन रिलीज की पूर्व संध्या पर वुल्फमैन ने मार्वल कॉमिक्स के लिए बनाए गए सभी पात्रों के स्वामित्व को लेकर मार्वल कैरेक्टर इंक पर मुकदमा दायर किया। 68 मार्वल के पक्ष में एक फैसला 6 नवंबर 2000 को सुनाया गया। 68 वुल्फमैन का रुख यह था कि जब उन्होंने ब्लेयर और नोवा जैसे किरदार बनाए थे, तब उन्होंने काम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक गैरजूरी परीक्षण में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मार्वल द्वारा बाद में पात्रों का उपयोग वुल्फमैन के कॉपीराइट स्वामित्व के दावे से इसे बचाने के लिए पर्याप्त रूप से अलग था। 69जानवर मशीनें। 1990 के दशक के अंत में वुल्फमैन ने ट्रांसफॉर्मर्स टीवी सीरीज बीस्ट मशीन्स विकसित की, जो 1999 से 2000 तक 2 सीजन के लिए फॉक्स किड्स पर प्रसारित हुई। यह कार्यक्रम बीस्ट वॉर्स सीरीज का सीधा सिलसिला था, जो खुद मूल जनरेशन 1 ट्रांसफॉर्मर्स शो का सिलसिला था। बीस्ट मशीन्स को मिलीजुली समीक्षाएं मिली, क्योंकि शो की कहानी की प्रशंसा की गई, लेकिन आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी आलोचना की गई। इससे पहले 1980 के दशक में वुल्फमैन ने ट्रांसफॉर्मर्स के तीसरे सीजन के द रिटर्न ऑफ ऑप्टिमस प्राइम में ऑप्टिमस प्राइम की वापसी की कहानी लिखी थी। वुल्फमैन की शादी नोएल वॉटकिंस से हुई है। वुल्फमैन की शादी पहले मिशेल वुल्फमैन से हुई थी, जो कई सालों तक कॉमिक्स इंडस्ट्री में कलरिस्त रहीं। उनकी एक बेटी है, जेसिका मॉर्गन। 86पुरस्कार। 1979 में इंकपॉट पुरस्कार। 87 1982 ईगल अवार्ड बेस्ट न्यू बुक के लिए। 88
और 1984 और 1985 ईगल अवार्ड बेस्ट ग्रुप बुक के लिए, न्यू टीन टाइटंस के लिए। 88 वोल्फमैन और कलाकार जॉर्ज पेरेज की फिल्म क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स ने 1985 और 1986 में सर्वश्रेष्ठ परिमित श्रृंखला के लिए जैक किर्बी पुरस्कार जीते। 89 1985 में डीसी कॉमिक्स ने वुल्फमैन को कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के प्रकाशन 50 हू मेड डीसी ग्रेट में सम्मानित व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया। 90 1986 में पसंदीदा लेखक के लिए कॉमिक्स क्रेता गाइड पुरस्कार के लिए नामांकित। 91 और बैटमैन 436 में बैटमैन वर्ष 3 कहानी चाप पर उनके काम को 1990 में कॉमिक्स क्रेता गाइड पसंदीदा लेखक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 92 2007 में अनुकूलित काल्पनिक उपन्यास के लिए स्क्राइब पुरस्कार, सुपरमैन रिटर्न्स पर आधारित उनके उपन्यास के लिए उपन्यासीकरण और टाई इन फिक्शन के लेखकों द्वारा दिया गया। 93 2007 राष्ट्रीय यहूदी पुस्तक पुरस्कार, बच्चों और युवा वयस्क साहित्य के लिए, होमलैंड के लिए, इजराइल राज्य का सचित्र इतिहास 94। 2011 में विल आइजन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2017 में हीरो इनिशिएटिव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिल्मोग्राफी। पटकथा लेखन श्रेय। श्रृंखला के मुख्य लेखक का नाम मोटे अक्षरों में लिखा गया है। जीआई जो ए रियल अमेरिकन हीरो 1986। Jim 1986至1987 कैप्टन पावर और भविष्य के सैनिक 1987। फ्रैगल रॉक द एनिमेटेड सीरीज 1987। Starcom The US स्पेस फोर्स 1987। द ट्रांसफॉर्मर्स 1987 सीजन 3 के मुख्य लेखक। गार्बेज पेल किड्स 1988। Robocop 1988 सुपरमैन 1988। जीआई जो ए रियल अमेरिकन हीरो 1991। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज 1992। माई लिटिल पोनी टेल्स 1992। कैडिलैक्स और डायनासोर 1993। कॉनन द एडवेंचरर 1993। मॉन्स्टर फोर्स 1994। स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1995। टेंको और द गार्डियंस ऑफ द मैजिक 1995। Beast Wars Transformers 1996 जीआई जो एक्सट्रीम 1996। स्ट्रीट फाइटर 1996। रीबूट 1997 से 1999। पॉकेट ड्रैगन एडवेंचर्स 1998। गॉडजिला द सीरीज 1998। शैडो रेडर्स 1998 से 1999। Beast Machines Transformers 1999 22वीं सदी में शर्लक होम्स 1999। द लीजेंड ऑफ टार्जन 2001। टीन टाइटंस 2003, 2005। स्पीड रेसर द नेक्स्ट जनरेशन 2008। सिम्बायोनिक टाइटन 2010। एरो 2020। यूजीन जूल्स कोलन बटा के ओयलेन बटा 1 सितंबर 1926, 23 जून 2011 एक अमेरिकी कॉमिक बुक कलाकार थे जिन्हें मार्वल कॉमिक्स के लिए उनके काम के लिए जाना जाता था, जहां उनके हस्ताक्षर शीर्षकों में सुपरहीरो श्रृंखला डेयरडेविल, पंथहित व्यंग्य श्रृंखला हॉवर्ड द डक और द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला शामिल है, जिसे कॉमिक्स की क्लासिक हॉरर श्रृंखला में से एक माना जाता है। उन्होंने मुख्यधारा की कॉमिक्स में पहले अफ्रीकी अमेरिकी सुपरहीरो फाल्कन का सहनिर्माण किया। 2-3 कैरल डेनवर्स, जो सुश्री मार्वल और कैप्टन मार्वल बन गईं, और बिना वेशभूषा वाले अलौकिक पिशाच शिकारी ब्लेड कोलन को 2005 में विल आइजन कॉमिक बुक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। प्रारंभिक जीवन। यूजीन जूल्स कोलन 4 का जन्म 1 सितंबर 1926 को
एक बीमा विक्रेता हेरोल्ड कोलन और एक प्राचीन वस्तु व्यापारी विनिफ्रेड लेवी कोलन के घर द ब्रोंक्स 6 न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 7 उनके माता पिता अपर ईस्ट साइड में प्राचीन वस्तुओं का व्यवसाय चलाते थे। 4 उनका परिवार यहूदी था और परिवार का उपनाम मूल रूप से कोहेन था। 8 कोलन ने 3 साल की उम्र में चित्र बनाना शुरू कर दिया था। पहली चीज जो मैंने कभी खींची थी वह एक शेर था। मैंने निश्चित रूप से इसे कॉपी किया होगा या कुछ और, लेकिन मेरे लोग मुझे यही बताते हैं। और तब से मैंने बस जो कुछ भी देखा उसे चित्रित किया। मेरे दादाजी मेरे पसंदीदा विषय थे। 7 उनके शुरुआती प्रभावों में उन्होंने 2001 में कहा द न्यूयॉर्क सन। 9 वह अपने परिवार के साथ लगभग 4 साल की उम्र में लॉन्ग आइलैंड के लॉन्ग बीच, न्यूयॉर्क चले गए। 9 बाद में उन्होंने द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में कलाकार नॉर्मन रॉकवेल के कवर की नकल करने की कोशिश की। 9 अन्य प्रमुख कला प्रभाव कॉमिक्स कलाकार सिड शोर्स और मिल्टन कैनिफ थे। 7 कोलन ने मैनहट्टन के वाशिंगटन हाइट्स सेक्शन में जॉर्ज वाशिंगटन हाई स्कूल में पढ़ाई की और न्यूयॉर्क के आर्ट स्टूडेंट्स लीग में पढ़ाई की। आजीविका कैरियर का आरंभ डेयर डेविल 48 जनवरी 1969। जीन कोलन, पेंसिलर और जॉर्ज क्लेन, इंकर ने टाइम्स स्क्वायर के इस दृश्य में एक चुटकुला पेश किया, जो भी स्पष्ट निराशा का कारण था। डेयर डेविल के बाएं हाथ पर शब्द पर ध्यान दें। कोलन ने 1944 में कॉमिक्स में काम करना शुरू किया, प्रकाशक फिक्शन हाउस की एविएशन एडवेंचर सीरीज विंग्स कॉमिक्स के लिए चित्रण करते हुए। जस्ट गर्मियों की नौकरी से पहले मैं सेवा में गया। 10 इसने कोलन को उनका पहला प्रकाशित काम दिया, एक पृष्ठ विंग टिप्स नॉनफिक्शन फिलर P 51 बी मस्टैंग, अंक 52 दिसंबर 1944। 11 उनकी पहली कॉमिक्स कहानी अगले महीने के अंत में 7 पृष्ठ क्लिपर किर्क फीचर थी। शार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मरीन कोर में भर्ती होने का प्रयास करने के बाद, लेकिन अपने पिता द्वारा, क्योंकि मैं कम उम्र का था, बाहर निकाले जाने के बाद, कोलन 18 या 19 इंच की उम्र में आर्मी एयर कोर में भर्ती हो गए। 7 मूल रूप से बोल्डर, कोलोराडो में गनरी स्कूल के लिए निर्धारित, युद्ध के अचानक समाप्त होने के साथ योजनाएं बदल गईं। मैं एक हवाई गनर बनने जा रहा था, एक बमवर्षक, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ, उन्होंने 2001 में याद किया। 9 बिलोक्सी, मिसिसिपी के पास एक आर्मी कैंप में प्रशिक्षण के बाद, वह फिलीपींस में अमेरिकी सेना में शामिल हो गए। वहां कोलन कॉर्पोरल के पद तक पहुंचे, मनीला टाइम्स के लिए चित्र बनाए और एक कला प्रतियोगिता जीती। 1946 में नागरिक जीवन में लौटने पर, कोलन मार्वल कॉमिक्स के 1940 के दशक के पूर्ववर्ती टाइमली कॉमिक्स के लिए काम करने चले गए। 13 उन्होंने 2000 में याद किया, मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा था। मैंने एक युद्ध की कहानी पर बहुत मेहनत की, जो लगभग 7 या 8 पेज लंबी थी, और मैंने खुद ही सारे अक्षर लिखे, मैंने खुद ही उस पर स्याही लगाई, मैंने उस पर वॉश इफेक्ट भी लगाया। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, और मैं इसे टाइमली में ले आया। उन दिनों आपको जो करना था वह यह था कि कैंडी स्टोर पर जाए, एक कॉमिक बुक ले, और पीछे देखें कि यह कहाँ प्रकाशित हुई है। उनमें से अधिकांश मैनहट्टन में प्रकाशित होती थीं, वे आपको पता बताते थे, और आप बस नीचे जाकर कला निर्देशक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते थे। 7 अल सुलमन, जिन्हें टाइमली मास्टरहेड्स में संपादकीय सहयोगी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, 14 ने मुझे मेरा ब्रेक दिया। मैं वहां गया, और वह बाहर आया और प्रतीक्षा कक्ष में मुझसे मिला, मेरे काम को देखा, और कहा, यहां 1 मिनट बैठो। और वह काम लेकर आया, और लगभग 10 मिनट के लिए गायब हो गया। फिर वापस आया और कहा, मेरे साथ आओ। इस तरह मेरी मुलाकात प्रधान संपादक स्टेन ली से हुई। 15 बस ऐसे ही, और मुझे नौकरी मिल गई।
कॉमिक्स इतिहासकार माइकल जे वासालो ने लॉब्रेकर्स ऑलवेज लूज एक कवर तिथि स्प्रिंग 1948 में पहली कहानी एडम एंड ईव क्राइम इनकॉर्पोरेटेड के रूप में पहचानी, जिस पर आंतरिक जॉब नंबर 2401 लिखा है। उन्होंने एक और कहानी द कॉप दे कुडंट स्टॉप को ऑल ट्रू क्राइम 27 अप्रैल 1948 जॉब नंबर 2505 में नोट किया, जो शायद पहले प्रकाशित हुई थी। अनिश्चितता के लिए अलग अलग कवर डेट नामकरण स्प्रिंग बनाम अप्रैल का हवाला देते हुए 16. स्टाफ पेंसिलर के रूप में काम पर रखे गए 3 कोलन ने लगभग $60 प्रति सप्ताह से शुरुआत की। सिड शोर्स कला निर्देशक थे। 17 कोलन के काम को बिना श्रेय दिए जाने के कारण समय के अनुसार इस युग के लिए व्यापक श्रेय का पता लगाना मुश्किल है, यदि असंभव नहीं है। 2010 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के एक अंक के लिए अपनी पहली कवर कला को याद किया। 18 कोलन ने अंक 72 में 12 पृष्ठ की मुख्य कहानी बनाई, जिसके कवर कलाकार का निर्धारण नहीं किया गया है। 19 उन्होंने निश्चित रूप से अंतिम अंक हॉरर कॉमिक कैप्टन अमेरिकाज वियर्ड टेल्स 75 फरवरी 1950 का कवर बनाया। 20 जिसमें कवर या अंदर शीर्षक सुपरहीरो शामिल नहीं था। 21. 1948 में उद्योग में मंदी के दौरान लगभग सभी टाइमली कर्मचारियों को जाने दिया गया था, जिसके बाद कोलन ने नेशनल कॉमिक्स भविष्य की डीसी कॉमिक्स के लिए फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। सटीकता के प्रति दृढ़ निश्चयी, उन्होंने डीसी के ऑल अमेरिकन मैन एट वॉर, कैप्टन स्टॉर्म और अवर आर्मी एट वॉर के लिए अपनी अनगिनत युद्ध कहानियों पर सावधानीपूर्वक शोध किया। साथ ही मार्वल के 1950 के दशक के अग्रदूत एटलस कॉमिक्स के लिए बैटल एक्शन, बैटल ग्राउंड, बैटल फ्रंट, जीआई टेल्स, मरीन इन बैटल, नेवी कॉम्बैट और नेवी टेल्स सीरीज पर शोध किया। इस दौरान कोलन का सबसे पहला पुष्ट श्रेय एटलस के लॉब्रेकर्स ऑलवेज लूज 6 फरवरी 1949 में एक गैर क्रेडिट लेखक द्वारा 6 पृष्ठ की अपराध कथा ड्रीम ऑफ डूम को पेंसिल और इंकिंग करना। 1950 के दशक की शुरुआत में वह न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क में रह रहे थे। 23 इस समय के आसपास उन्होंने डीसी कॉमिक्स के लिए अपना पहला काम किया। फिर उद्योग के नेता, लाइसेंस प्राप्त श्रृंखला हॉपलॉन्ग कैसिडी पर फिल्म और टीवी पश्चिमी नायक पर आधारित इसे 1954 से 1957 तक चित्रित किया। 24-25 1960 के दशक में वह न्यू जर्सी में रहते थे, जहां उनके और एड्रियन के बच्चों एरिक और नैन्सी 4 का पालन पोषण हुआ। 7. रॉ स्ट्रेंज 180 मई 1969 कोलन और इनकर टॉम पामर द्वारा कवर आर्ट, फोटोमोन्टेज का उपयोग करते हुए। रजत युग 1960 के दशक में डीसी रोमांस कॉमिक्स के लिए फ्रीलांसिंग करते हुए कोलन ने एडम ऑस्टिन के छद्म नाम से मार्वल के लिए अपना पहला सुपरहीरो काम किया। 26 तुरंत इस रूप को अपनाते हुए उन्होंने टेल्स टू एस्टोनिश में सबमेरिनर फीचर पेश किया। 27 और टेल्स ऑफ सस्पेंस में आयरन मैन पर डॉन हेग की जगह ली। कोलन द्वारा छद्म नाम से काम शुरू करने के कुछ समय बाद मार्वल के संपादक स्टैन ली ने उन्हें डीसी से लाने का प्रयास किया। कोलन ने याद किया, स्टेन ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। मुझे याद नहीं कि कैसे, लेकिन मुझे पता है कि हम एक दूसरे से जुड़ गए थे और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ आने के बारे में क्या ख्याल है? और इसलिए मेरा जवाब था, मुझे लगता है कि यह उसके घर पर था। मुझे एक रात देर से कुछ काम पूरा करना था। यह सर्दियों का समय था और मैं वहां गया और उसे पूरा किया और उसने मुझे मार्वल में आने के लिए कहा और मैंने कहा, अच्छा, क्या प्रलोभन है? मुझे डीसी छोड़कर आपके साथ काम करने के लिए क्यों आना चाहिए, जब तक कि मेरे पास ऐसा करने के लिए कुछ न हो? मैं उन्हें डीसी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम और पैसे की तलाश में हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हंसते हुए उसने कहा, बस इसलिए कि जल्दी या बाद में
उन्हें तुम्हें नौकरी से निकालना होगा और तुम्हें यहां आना होगा। हंसते हुए मैंने मुस्कुराया और मैंने कहा, स्टेन, मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। और मैंने उसका हाथ मिलाया और मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहीं रहूंगा जहां मैं हूं। अगले दिन मुझे स्टेन का फोन आया क्योंकि मैंने और पैसे मांगे थे और उसने मुझे पैसे दे दिए। उसने मुझे झांसा देने की कोशिश की और फिर मैं उसके पास आ गया। अपने नाम के तहत कोलन प्रमुख सिल्वर एज मार्वल कलाकारों में से एक बन गए, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के मध्य की श्रृंखला में और उनके हस्ताक्षर चरित्र डेयर डेविल जैसे प्रमुख पात्रों की मेजबानी को चित्रित किया। अन्य कंपनी कलाकारों की तरह मार्वल मेथड पर काम करते हुए, जिसमें प्रधान संपादक और प्राथमिक लेखक स्टेन ली मुझसे फोन पर कुछ मिनटों के लिए बात करते थे, मुझे कहानी का आरंभ, मध्य और अंत बताते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, शायद 4 या 5 पैराग्राफ, और फिर वह मुझसे इसमें से एक 20 पृष्ठ कहानी बनाने के लिए कहते थे। 10 कलाकृति प्रदान करते थे, जिसके बाद ली संवाद और कैप्शन लिखते थे। कोलन ने अपनी खुद की शैली बनाई, जो कलाकारों जैक किर्बी और स्टीव डिट्को से अलग थी, जिन्हें ली मार्वल शैली के उदाहरण के रूप में इंगित करते थे। उन्हें जो भी किताब बिकती हुई लगती थी, वे बाकी कर्मचारियों से उसी शैली की नकल करने को कहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मैं उनसे कहता था कि अगर आपको स्टीवी डिट्को चाहिए, तो आपको स्टीवी डिट्को को लेना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही रहना है। इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्हें पता था कि मेरा इरादा यही था और मैं ऐसा नहीं कर सकता था और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं था। स्टेन ने शुरू से ही मेरे काम में कुछ ऐसा पहचाना, जो भी था, जिसने मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक दिया। और मैं हमेशा स्टेन के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। हर कोई ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऐसा करता था। इसलिए उन्होंने मुझे वह करने दिया जो मैं करना चाहता था। हमेशा यहाँ वहाँ कुछ छोटे मोटे बदलाव होते थे, लेकिन मूल रूप से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। और मैं स्टेन से डरता था। मैं उनके कार्यालय में नहीं जाना चाहता था, इससे मैं थोड़ा परेशान हो जाता था, लेकिन वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे काफी हद तक अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं वह सब कुछ देने में सक्षम थी जो वह चाहते थे, इसलिए हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ली और कोलन ने डेयर डेविल एनुअल 1, 1967, 28 में एमिसरीज ऑफ एविल और डेयर डेविल 42, जुलाई 1968 में जेस्टर को पेश किया। 29 डेयर डेविल श्रृंखला पर कोलन के लंबे रन में 20-100, सितंबर 1966, जून 1973 से एक अन्यथा अखंड 81 अंक की स्ट्रिंग में 3 मुद्दों को छोड़कर सभी शामिल थे, साथ ही प्रारंभिक डेयर डेविल एनुअल 1967। वह 1974 से 1979 तक बिखरे हुए 10 मुद्दों और 1997 में 8 मुद्दों की एक श्रृंखला बनाने के लिए वापस लौटे। कोलन ने डॉक्टर स्ट्रेंज श्रृंखला को चित्रित करने की समय सीमा तय करने के लिए एम्फेटेमिन पर निर्भर होने की बात स्वीकार की। 30 जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से चरित्र के वास्तविक जीवन के मैनहट्टन पड़ोस ग्रीनविच विलेज का दौरा। 31 कैप्टन मार्वल नाम पर ट्रेडमार्क को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया एक चरित्र। 32 ली और कोलन द्वारा मार्वल सुपरहीरोज 12 दिसंबर 1967 में पहली बार सामने आया। 33 गैलेक्सी के मूल संरक्षक पहली बार लेखक अर्नोल्ड ड्रेक और कोलन द्वारा मार्वल सुपरहीरोज 18 जनवरी 1969 में दिखाई दिए। 34. कैप्टन अमेरिका 117 सितंबर 1969 में कोलन और लेखक संपादक स्टेन ली ने फाल्कन का निर्माण किया। 35 जो मुख्यधारा की कॉमिक पुस्तकों में पहला अफ्रीकी अमेरिकी सुपरहीरो था। 2-3 कोलन ने 2008 में याद करते हुए कहा कि यह चरित्र इस तरह से आया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, जब वियतनाम युद्ध और नागरिक अधिकारों के विरोध की खबरें नियमित घटनाएं थीं, और स्टेन
हमेशा चीजों की अग्रिम पंक्ति में रहना चाहते थे, उन्होंने इन सुर्खियों को कॉमिक्स में लाना शुरू कर दिया। इस दिशा में हमने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, वह कैप्टन अमेरिका में आया। मुझे हर तरह के लोगों को चित्रित करने में मजा आया। मैंने जितने अलग अलग प्रकार के लोगों को चित्रित कर सकता था, मैंने उन दृश्यों में चित्रित किया, और मुझे काले लोगों को चित्रित करना बहुत पसंद था। मुझे हमेशा उनके चेहरे की विशेषताएं दिलचस्प लगी और उनके चेहरों पर उनकी ताकत, आत्मा और ज्ञान लिखा हुआ था। जैसा कि मुझे याद है, मैंने एक अफ्रीकी अमेरिकी नायक को पेश करने के विचार के साथ स्टेन से संपर्क किया और उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने कई अफ्रीकी अमेरिकी पत्रिकाओं को देखा। मार्वल में जाने के साथ ही कोलन ने वॉरेन पब्लिशिंग की ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर कॉमिक्स पत्रिकाओं की लाइन में भी कई कहानियों का योगदान दिया, जिसकी शुरुआत लेखक लैरी इवी द्वारा ईरी 2 मार्च 1966 में लिखी गई 6 पृष्ठ की कहानी टू पे द पाइपर से हुई। वहाँ और उस पत्रिका और उसके सहयोगी प्रकाशन क्रीपी के लिए बाद की कहानियों में कोलन ने अपनी खुद की पेंसिल से स्याही लगाई। उनकी अंतिम मूल वॉरेन कहानी फर्स्ट ब्लड ईरी 11 सितंबर 1967 में छपी। इनमें से अधिकांश वॉरेन संपादक आर्ची गुडविन द्वारा लिखी गई थीं, जिनके साथ कोलन ने बाद में मार्वल के आयरन मैन पर सहयोग किया। 24、37。ड्रैकुला और बैटमैन। 1970 के दशक में कोलन ने प्रशंसित 38-39 हॉरर शीर्षक द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला 40 के पूरे 70 अंकों के रन के साथ साथ लेखक स्टीव गेर्बर की पंट हिट हॉवर्ड द डक के अधिकांश मुद्दों को चित्रित किया। 41、कोलन, जो पहले से ही मार्वल के सबसे सुप्रतिष्ठित और प्रमुख कलाकारों में से एक है, ने कहा कि उन्होंने टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला असाइनमेंट के लिए पैरवी की थी। जब मैंने सुना कि मार्वल ड्रैकुला की किताब निकाल रहा है, तो मैंने संपादक स्टेन ली से इस बारे में बात की और उनसे मुझे ऐसा करने देने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन जैसा कि हुआ, उन्होंने यह वादा वापस ले लिया, यह कहते हुए कि उन्होंने बिल एवरेट से यह वादा किया था। खैर, वहीं और उसी समय मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया। स्टेन को नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने घर पर एक दिन बिताया और जैक पैलेंस को अपनी प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक नमूना तैयार किया और इसे स्टेन को भेज दिया। मुझे उसी दिन एक कॉल आया, यह आपका है। 42 कोलन और मार्व वोल्फमैन ने ड्रैकुला सीरीज के लिए कई सहायक किरदार बनाए। उन्होंने द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला 10 जुलाई 1973, 43 में ब्लेड और जायंट साइज चिलर्स 1 जून 1974 में लिलिथ को पेश किया। 44 कोलन डॉक्टर स्ट्रेंज वॉल्यूम 2 के कलाकार बन गए, जिसके अंक 6 फरवरी 1975 में गेया चरित्र को पेश किया गया। 45 मई 1976 में कोलन द्वारा तैयार की गई 2 सीरीज के बीच क्रॉसओवर हुआ। 46 2010 में कॉमिक्स बुलेटिन ने टॉप 101-1970 के दशक के मार्वल्स की अपनी सूची में द टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला पर कोलन के रन को 5वां स्थान दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज पर उनके काम को उसी सूची में 9वां स्थान दिया गया था। 47 हॉवर्ड द डक सीरीज पर स्टीव गेर्बर के साथ कोलन के सहयोग ने शीर्षक चरित्र को एक काल्पनिक राजनीतिक पार्टी, ऑल नाइट पार्टी द्वारा 1976 के राष्ट्रपति अभियान में उनके उम्मीदवार के रूप में नामित किया। 48 और वास्तविक चुनाव में हॉवर्ड द डक को हजारों लिखित वोट मिले। 49 गेर्बर कोलन टीम ने हॉवर्ड द डक 15 अगस्त 1977 में डॉक्टर बोंग का निर्माण किया। 50 गेर्बर ने बाद में कोलन से कहा, वहाँ वास्तव में लगभग एक टेलीपैथिक कनेक्शन था। मैं अपने दिमाग में कुछ देखता था और वही आप बनाते थे। मुझे पहले या बाद में किसी अन्य कलाकार के साथ ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। 51、
दोस्तों 7 नवंबर 2025 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा और बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है। ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी रहने वाली है। इसका बजट भी 100 मिलियन से ज़्यादा का रहने वाला है और एक तरह से टीज़र ट्रेलर की बात की जाए तो वो आउट कर दिया गया है। बाकी वीएफएक्स का कुछ काम बाकी है, उसके बाद फाइनल इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा 7 नवंबर 2025 को। तो मार्वल स्टूडियो की और भी अपकमिंग मूवी आ रही है, उन पर भी मैंने वीडियो बना दी है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।